हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम है यादवेंद्र और आपके लिए लेकर आया हूं कुछ शानदार से क्वेश्चंस यूपी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए फटाफट देखते हैं क्या है खास इन क्वेश्चंस में, जिनमें कुछ एमसीक्यूज होंगे, उनमें स्टैटिक जीके होगा और साथ में लेटेस्ट कुछ करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत। एक बढ़िया सा जो है हम पेन ले लेते हैं और अंडरलाइन करने के लिए जो है बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कावेरी कॉलिंग, है ना। कावेरी कॉलिंग जो है एक अभियान है जिसको हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो अब ये कावेरी कॉलिंग नाम का ये जो अभियान है ये किससे रिलेटेड है ना। भाई पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, अब ये इसका संबंध उसी से। तो अब ये किससे रिलेटेड है? जल संरक्षण, वनीकरण, शिक्षा सुधार या स्वास्थ्य सेवा। तो बेसिकली दोस्तों इसका सही जवाब जो है वो है अफॉरेस्टेशन, मतलब कि वनीकरण, मतलब ये कि वनों का निर्माण करना। वनों का निर्माण कैसे करते हैं भैया? पेड़ लगाकर, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। तो कावेरी कॉलिंग अभियान जो है वो बेसिकली किससे रिलेटेड है? वनीकरण या अफॉरेस्टेशन से रिलेटेड है। अच्छा, अब इसके बारे में कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। दोस्तों जब आप पढ़ेंगे कावेरी कॉलिंग अभियान तो आप याद रखेंगे कि इसकी शुरुआत ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा किया गया। क्लियर है? तो इन्हीं सदगुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा ये कावेरी कॉलिंग अभियान जो है वो शुरू किया गया है ना। सदगुरु जग्गी वासुदेव जिनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है। अच्छा, अभियान का उद्देश्य कावेरी नदी के बेसिन क्षेत्र में 2.4 अरब पेड़ लगाना है। दोस्तों कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी जल विवाद किसी से छुपा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। काफी दोनों राज्यों के बीच में झगड़े भी होते रहते हैं। तो अब पानी की इस कमी को पूरा करने के लिए नदी बेसिन, जो कावेरी नदी बेसिन है, उसके दोनों तरफ जो है क्या लगाए जा रहे हैं? 2.4 अरब पेड़ लगाए जा रहे हैं। क्लियर है? मतलब ये कि लगभग 240 करोड़ पेड़ जो है यहां पर लगाए जाएंगे। तो ये जो अभियान है इसे क्या बोला गया? कावेरी कॉलिंग अभियान। आगे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में किस देश द्वारा ऑर्डर ऑफ फ्रीडम से सम्मानित किया गया? तो पहला क्वेश्चन तो दोस्तों यही पूछा जा सकता है कि ये जो ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान है ना, मैं जो है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान जो है ये किससे रिलेटेड है? तो भैया ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान जो है ये बेसिकली रिलेटेड है बारबाडोस से। बारबाडोस एक देश है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑर्डर ऑफ फ्रीडम सम्मान से सम्मानित किया गया। अब इसमें स्टैटिक जीके क्या पूछा जा सकता है? तो स्टैटिक जीके क्या पूछा जाएगा इसमें? तो स्टैटिक जीके पूछा जाएगा कि भैया बताइए बारबाडोस जो है वो कहां का देश है, किस कॉन्टिनेंट में आता है? तो ये आता है आपका उत्तरी अमेरिका। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा सकता है कि भैया बताइए बारबाडोस की कैपिटल क्या है? तो बारबाडोस की जो कैपिटल या राजधानी जो है वो क्या है? तो वो है, जल्दी से बताइए क्या है? ब्रिज टाउन। ठीक है। फिर आपसे पूछा जाएगा कि भैया बताइए इसकी मुद्रा क्या है? तो इसकी मुद्रा जो है वो है आपकी बारबेरियन डॉलर। बारबेरियन डॉलर। क्लियर है? तो इस तरह से बारबाडोस जो देश है, जो कि नॉर्थ अमेरिका का देश है, उसने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को जो है वो सम्मानित किया है। ये आप याद रखेंगे। पुरस्कार का नाम है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, है ना। बारबाडोस ब्रिज टाउन कैपिटल है, बारबेरियन डॉलर जो है वो इसकी करेंसी, और ये बारबाडोस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है। अच्छा, फिर भारत और बारबाडोस के संबंधों को मजबूत बनाने के लिए जो है और उन मजबूत बनाने में योगदान देने के लिए प्रधानमंत्री जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड्स आगे बात करें तो अंजू राठी राणा। अंजू राठी राणा जो है वो बेसिकली फेमस हो गई है ना। उसकी वजह ये है, वैसे तो सरकारी अधिकारी हैं, लेकिन वजह ये है कि ये पहली महिला बन गई है। पहली महिला बन गई है जो विधि सचिव बनाई गई, लॉ सेक्रेटरी बनाई गई। क्लियर है? पहली महिला बन गई है जो लॉ सेक्रेटरी बनाई गई। तो अब ये अंजू राठी राणा किस मंत्रालय के अंतर्गत विधि सचिव बनाई गई है? तो ऑब्वियसली इसका जवाब आपको समझ में आ गया होगा, है ना। क्या है? विधि और न्याय मंत्रालय। विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विधि सचिव के रूप में अपॉइंट की गई है पहली महिला, जिनका नाम है अंजू राठी राणा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है? तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि भैया पहली महिला विधि सचिव कौन है, आप नाम बता देंगे। अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बताइए विधि एवं न्याय मंत्रालय में मंत्री जो अभी है वो कौन है, तो भैया मंत्री कौन है जल्दी से बताओ, मंत्री कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। कौन है, अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल जो है वो हमारे कानून मंत्री हैं या विधि एवं न्याय मंत्री हैं अभी, अर्जुन राम मेघवाल। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अज्ञेय स्मृति सम्मान, अज्ञेय स्मृति सम्मान हाल ही में जो है किसे दिया गया या किसे इससे सम्मानित किया गया, अशोक वाजपेयी, उदय प्रकाश, गुलजार या नासिरा शर्मा। तो एक बात तो क्लियर है कि ये जो सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। कौन से क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है अज्ञेय स्मृति सम्मान। अच्छा, दूसरी बात किसको दिया गया है, तो भैया ये जो है वो उदय प्रकाश जी को दिया गया, उदय प्रकाश को दिया गया अज्ञेय स्मृति सम्मान। अब इससे रिलेटेड स्टैटिक जी के आपसे क्या पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। ये जो अज्ञेय स्मृति सम्मान है ये बेसिकली सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, जिनको अज्ञेय के नाम से जाना जाता है, उनकी 114वीं जयंती पर प्रदान किया गया। क्लियर, ये हर साल दिया जाता है ये पुरस्कार उन्हीं की स्मृति में, है ना। कुशीनगर में स्थित जो है कलावती देवी स्मृति न्यास जो है, कलावती देवी स्मृति न्यास है, ये कुशीनगर में, गोरखपुर के कुशीनगर में कलावती देवी स्मृति न्यास है, जो कि ये पुरस्कार हर साल देता है ना। नाम क्या है, अज्ञेय स्मृति सम्मान। ठीक है, और ये सम्मान जो है बेसिकली साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान करने वालों को दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है, तो ध्यान रखेंगे ये पुरस्कार जो है वो उदय प्रकाश जी को दिया गया, उदय प्रकाश जी को ये पुरस्कार दिया गया 2025 का। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। भारत में चीता पुनर्वास, भारत में चीता पुनर्वास के लिए हाल ही में किन राज्यों में नए स्थानों की पहचान की गई है, चीता पुनर्वास के लिए। अब दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन से स्थान, कौन कौन से राज्यों में स्थान चुने गए, तो अब यहां तो ऑप्शंस में राज्य ही दिए गए हैं, तो राज्य कौन कौन से हैं, तो आप एग्जाम में टिक कीजिएगा मध्य प्रदेश और गुजरात। मध्य प्रदेश और गुजरात में, मध्य प्रदेश और गुजरात में चीता पुनर्वास केंद्र बनाए गए। चीता पुनर्वास केंद्र जो है बेसिकली बनाए जाने के लिए जगह खोज ली गई है ना। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया ये बताइए कि मध्य प्रदेश में कहां, तो भैया इसका स्टैटिक जीके निकल के आता है, वो क्या निकल के आता है, पहली बात तो मध्य प्रदेश और गुजरात में नए स्थान जो है वो चुने गए हैं, है ना। उद्देश्य क्या है इसका, भारत में विलुप्त हो चुके चीतों को दोबारा जो है वो बसाना, है ना। जब मैं स्टैटिक जीके की बात कर रहा था तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में 2022 में कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीकी चीतों को बसाया गया था, है ना, नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 17 सितंबर, 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर कूनो राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान से जो है बेसिकली 2020 में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में अफ्रीकी चीते जो है बसाए गए थे। अब हाल ही में एक बैठक हुई है, बैठक कौन सी हुई है, तो बैठक का नाम जो है वो है आपका राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड। क्लियर है, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ की 7वीं बैठक हुई है। 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है अनाउंसमेंट किया है। अब प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या अनाउंसमेंट कर दिया है कि एक तो बन्नी घास के मैदान, अब बन्नी घास के मैदान कहां पर है, ये स्टैटिक जी के आपका है, कहां पर है ये, गुजरात में, साइड में भी लिखा भी हुआ है गुजरात में। और दूसरा गांधी सागर अभ्यारण्य, गांधी सागर अभ्यारण्य कहां है, एमपी में, मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और गुजरात में बन्नी घास के मैदानों में अब जो है यहां पर चीतों का जो सेंटर है या केंद्र जो है, चीता संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे और चीता प्रोजेक्ट का विस्तार भी जो है वो दोस्तों किया जाएगा। आगे बात करते हैं ब्लू घोस्ट। ब्लू घोस्ट क्या है भैया, तो ब्लू घोस्ट जो है बेसिकली एक निजी चंद्र मिशन है। ब्लू घोस्ट क्या है, एक निजी चंद्र मिशन है ना। हाल ही में ब्लू घोस्ट जो है वो चंद्रमा पर उतरा है, चंद्रमा पर उतरने वाला यान है, लेकिन निजी कंपनी के द्वारा जो है ये उतारा गया है। अच्छा दोस्तों, आपसे अगर पूछा जाए कि किस देश से इसका संबंध है, किस देश से ये रिलेटेड है, अगर आपसे पूछा जाए
तो मैं आपको बता देता हूं, इसका संबंध जो है बेसिकली यूएसए से है। कहां से है? यूएसए से है ना। और इसका सपोर्ट कौन करता है? नासा जो है इसका सपोर्ट करता है, सपोर्टेड बाय नासा इन यूएसए, है ना। ब्लू घोस्ट इसका नाम है। और वो कंपनी जिसने हाल ही में इसे प्रक्षेपित किया वो क्या है? तो भैया फायरफ्लाई एरोस्पेस। फायरफ्लाई एरोस्पेस नाम की जो कंपनी है, इसने बेसिकली नासा के सपोर्ट से ब्लू घोस्ट को जो है चंद्रमा पर उतारा है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? ब्लू घोस्ट जो ये यान है, इसका उद्देश्य क्या है? क्या करेगा ये चंद्रमा पर? तो चंद्रमा पर क्या करने वाला है दोस्तों? तो चंद्रमा पर सबसे पहले तो ये चंद्रमा की सतह का विश्लेषण करेगा, तापमान का अध्ययन करेगा और संसाधनों की खोज करेगा। क्लियर है? नाम क्या है इसका? ब्लू घोस्ट। ध्यान रखेंगे, नाम क्या है इसका? ब्लू घोस्ट। अच्छा, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं कि अभी हाल ही में स्पेस एक्स और नासा, ये स्पेस एक्स ये तो एक प्राइवेट कंपनी ये हो गई, है ना, ये प्राइवेट कंपनी है। ठीक है, एक प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स भी हो गई, ये भी प्राइवेट है, एलन मस्क की कंपनी है। तो नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर एक यान बनाया एथेना, ये भी एक चंद्र मिशन कर रही है एथेना, ये भी चंद्र मिशन का ही नाम है, ये स्पेस एक्स और नासा का है। अच्छा, ब्लू घोस्ट जो नाम है वो किस किस का है? तो भैया ये फायरफ्लाई एरोस्पेस और नासा का मिशन है। तो ये एथेना और ब्लू घोस्ट में कॉमन चीज क्या है? तो कॉमन चीज ये है कि दोनों प्राइवेट एजेंसी के चंद्रयान हैं। दूसरी बात, दोनों अमेरिका से लॉन्च किए गए हैं। तीसरी बात यह कि दोनों जो है नासा सपोर्टेड है। क्लियर है? एक का मालिक जो है ब्लू घोस्ट का कौन है? फायरफ्लाई एरोस्पेस। और दूसरे का मालिक जो है वो कौन है? तो आपका स्पेस एक्स और नासा। ठीक है भाई। भारत में पहली बार नदी डॉल्फिन की गणना की गई। भारत में पहली बार जो है किसकी गणना की गई है? तो नदी डॉल्फिन की गणना की गई है ना। और दोस्तों आपको बता दूं, आपसे अगर इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि भैया किस नदी में की गई है, तो ये हाल ही में गंगा नदी पर ये डॉल्फिन्स की गणना की गई है। अब इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है हमारे? तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भैया ये गणना राष्ट्रीय जलमार्ग नंबर 1 पर की गई है ना, जिसे नेशनल वाटरवे NW1 बोला जाता है। नेशनल वाटरवे 1 बोला जाता है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 गंगा नदी पर जो है, वहां पर जो है डॉल्फिन्स की जनगणना की गई है। अब ये डॉल्फिन्स की जनगणना की गई है, तो कुल भारत में कितनी जो है डॉल्फिन्स है? तो भारत में कुल 6,327 डॉल्फिन है। क्लियर है? अच्छा, फिर उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहां है? तो सर्वाधिक डॉल्फिन जो है, सर्वाधिक डॉल्फिन कहां पर है? तो सर्वाधिक डॉल्फिन जो है वो यूपी में है। यूपी में, यूपी जो है इस मामले में फर्स्ट पोजीशन पर है और बिहार जो है इस मामले में सेकंड पोजीशन पर है। इज दैट क्लियर? अब भाई, हु हैज बीन रिसेंटली टेकन द एडिशनल चार्ज एज द रेवेन्यू सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? हाल ही में राजस्व सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? राजस्व सचिव एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो पद है ये। अब इसमें कोई अपॉइंटमेंट हुआ है तो हमें उसके बारे में जरूर पढ़ना चाहिए। तो बेसिकली रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो सेक्रेटरी आता है, राजस्व सचिव, कौन अपॉइंट किया गया? टीवी सोमनाथन है क्या, अजय सेठ है, संजय मल्होत्रा या अरविंद पनगड़िया? तो अरविंद पनगड़िया तो भैया कौन है? ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के गवर्नर है। अजय सेठ इज द राइट आंसर। अजय सेठ जो है वो सही जवाब है। अजय सेठ को हाल ही में भारत का राजस्व सचिव अपॉइंट किया गया, रेवेन्यू सेक्रेटरी जो है वो अपॉइंट किया गया दोस्तों भारत का। ठीक है? अच्छा, ये जो रेवेन्यू सेक्रेटरी इन्हें बनाया गया है तो ये किसकी जगह पर बने? तो अजय सेठ बने हैं रेवेन्यू सेक्रेटरी और बने हैं किसकी जगह पर? संजय मल्होत्रा के स्थान पर। पूर्ववर्ती जो है वो संजय मल्होत्रा थे जो अब आरबीआई गवर्नर बन गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो संजय मल्होत्रा जो गवर्नर बने हैं आरबीआई के, ये आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। कौन से बने हैं? 26th गवर्नर बने ये, है ना। और ये क्योंकि गवर्नर बन गए हैं तो रेवेन्यू सेक्रेटरी का पद खाली हो गया
और रेवेन्यू सेक्रेटरी के पद पर अब कौन आ गए हैं, तो अजय सेठ जो है वो अपॉइंट हो गए हैं दोस्तों। क्लियर है, इतनी सी बात है, बस यही पूछा जाता है कि इन किसकी जगह पर अपॉइंट हुए हैं, कौन बने हैं। तो अभी फिलहाल अजय सेठ जो है वो राजस्व सचिव के पद पर रहने वाले। दोस्तों दिया सलाई जो है, दिया सलाई नाम की एक आत्मकथा है, दिया सलाई नाम की एक आत्मकथा। ये किसकी आत्मकथा है, जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट में लिख के। दिया सलाई जो आत्मकथा है, नरेंद्र मोदी, कैलाश सत्यार्थी, रतन टाटा या अभिजीत बनर्जी। राइट आंसर इज, सही जवाब जो है वो क्या है, तो सही जवाब है भैया कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी कौन है, तो ये बचपन आंदोलन के प्रणेता है। बचपन आंदोलन इन्होंने चलाया था। क्लियर है। अच्छा एक और बात बता दूं कि कैलाश सत्यार्थी जिनके नाम पर हम बोल रहे हैं कि भाई ये बेसिकली बुक आई है जिसका नाम है दिया सलाई, है ना, ये दिया सलाई जो है वो किसके नाम पर आई है, कैलाश सत्यार्थी। ये नोबेल पुरस्कार विजेता है। क्लियर है, इन्हें 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला था। क्लियर है। अब ये बात जो है स्टैटिक जीके में आ गई, क्योंकि भाई हमेशा के लिए फिक्स हो गई, पुरानी है ना। 2014 में ये करंट अफेयर्स था, लेकिन अब हमारे लिए स्टैटिक जीके। अच्छा 2014 में इन्होंने, कैलाश सत्यार्थी ने पुरस्कार जो है वो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई के साथ शेयर किया था। पाकिस्तान की मलाला के साथ शेयर किया, मलाला के साथ शेयर किया। ठीक है भैया, किसके साथ शेयर किया, पाकिस्तान की मलाला के साथ शेयर किया है ना। और अभी जो है इन्होंने, इनकी आत्मकथा आई है दिया सलाई, आप ध्यान रखेंगे, है ना। और इस आत्मकथा में बाल श्रम के उन्मूलन की बात की गई है और इस अभियान में उनके संघर्षों के बारे में बताया गया कि भैया बच्चों को चाइल्ड लेबर से कैसे बचाया उन्होंने और कैसे उन्होंने काम किया, क्या संघर्ष किए इसके पीछे, ये सब जो है इस आत्मकथा में दिया सलाई में जो है बेसिकली बताया गया दोस्तों। क्लियर है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन रही, आज के क्वेश्चंस रहे। उम्मीद है ना, आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ऐसे ही और सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ बने रहिए खान ग्लोबल स्टडीज के यूपी एग्जाम चैनल पर। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।